नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एसएससी जीके में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो अब तक एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न एसएससी जीडी व दिल्ली पुलिस में छपने वाले प्रश्न हैं। यदि आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो मेरा प्रयास रहेगा कि 15 से 20 वीडियो आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराऊँ। सहयोग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, अपना सजेशन हमें कमेंट के तौर पर दे सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार हॉर्नबिल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम हॉर्नबिल की बात करें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये मनाया जाता है भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर डी है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नागा जो जनजाति है, ये तो आपको ये याद रखनी है कि नागा जनजाति के द्वारा यह जो है नागालैंड के स्थापना दिवस यानी कि 1 दिसंबर को ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि नागालैंड में पाई जाने वाली हॉर्नबिल जो चिड़िया है ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, इसी के नाम पर इसका नामकरण जो है किया गया है। इससे संबंधित नागालैंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, इन्हें भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है मोहत्सु, सैकरनेई, आंगमोंग, इमोंग फेस्टिवल, तोखू और यमसे ये नागालैंड के अन्य प्रमुख फेस्टिवल हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम ये किस राज्य में प्रसिद्ध एक नृत्य शैली है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि मोहिनीअट्टम जो है केरल का प्रसिद्ध नाट्य शैली है। इसका राइट आंसर वी है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि केरल में जो है महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। साथ में ही आपको कुछ और अन्य नृत्य हैं जो केरल से संबंधित हैं। कथकली है, कुडियाट्टम है, थिरियट्टम है, ये केरल के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी यानी कि शास्त्रीय संगीतकार। तो जो पंडित जसराज जी हैं इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। इनके बारे में एक फैक्ट और आपको याद रखना है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि शास्त्रीय गायक हैं, अभी आपको बताया था, लेकिन इनका जो है किस घराने से आते हैं, ये मेवाती घराने से आते हैं। शास्त्रीय जो मेवाती घराना है वहाँ से इनका संबंध है। चौथा प्रश्न है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले लेखक हैं, उनका नाम है पुपुल जयकर। ठीक है, इनने 1992 में इंदिरा गांधी जी की जीवनी लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये कि इंदिरा गांधी की जीवनी, इनके लेखक कौन हैं, पुपुल जयकर हैं, और दूसरा ये कि इनकी जीवनी का नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी ये इनकी जीवनी का नाम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर वी है। लेकिन आइए अन्य दिवसों को भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे तो कन्फ्यूज न होके 13 फरवरी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो अगर हम सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। लेकिन आगे देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में होती है, लेकिन पहली बार जो वितरण होता है ये 1965 में होता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ हमें 11 लाख रुपए की राशि इनाम में मिलती है, अवार्ड में मिलती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना है जी शंकर कुरूप। इन्हें 1965 में इनकी एक रचना थी ओडा कुजाई, जो मलयालम भाषा में लिखी गई थी, उसके लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
लेकिन देखिए प्रथम व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रथम महिला व्यक्ति भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी और इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, जो बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, साथ में ही आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि हिंदी भाषा में प्रथम उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो इनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते होंगे, और इनकी रचना थी उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्यालय, मतलब उसके जितने भी अंग हैं उन सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ये स्थित है द हेग, नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है। और ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम जानते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बने थे, तो इनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो यान था उसका नाम है सोयूज T11, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिन्हें हम याद रख सकते हैं। तो देखिए जो राकेश शर्मा हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि रूस के सोयूज T11 यान से गए थे और ये वर्ष था 1984। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? देखिए आप सभी जानते हैं कि वेद जो हैं 4 हैं। वेदों की भाषा कठिन थी, जिसे समझने के लिए सरल भाषा में वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांगों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 6 है। तो देखिए आइए जानते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। वेदांग जो है ये क्या है? ये वेदों की संहिता को सरल तरीके से समझने के लिए थे। वेदों की बात करें तो ये 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। वहीं अगर हम वेदांग की बात करें तो इनकी संख्या 6 है, जिसमें से एक है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, 5वां है छंद और 6वां है ज्योतिष। उपनिषदों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, तो यहाँ मैंने एक साथ संकलन कर लिया है। 108 जो हैं उपनिषद हैं, पुराणों की संख्या 18 है, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये कुजुल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आइए जानते हैं अन्य शासकों के बारे में। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। शुंग वंश की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। चोल वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। और बातापी या फिर बादामी, इन दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। बातापी या बादामी के जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो देखिए जो न्याय विभाग था मुगल सल्तनत में, तो ये जो मुगल काल था उसमें न्याय विभाग का प्रमुख काजी जो है, काजी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर डी है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण फैक्ट और देखेंगे तो देखिए एक है दान विभाग, जिसका जो प्रमुख है ये सद्र के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर विभाग जो था इसका प्रमुख बाकिया ए नबीस के नाम से जाना जाता था। राज सचिव को मुशर्रिफ कहा जाता था और न्याय विभाग का प्रमुख काजी कहलाता था। अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी, यह किस देश का निवासी था? तो देखिए आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो ये निकोलो कॉन्टी किस शासक के राज दरबार के समय में आया था या विजयनगर की यात्रा कब की थी, तो ये आपको याद रखना है देवराय प्रथम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि ये किस देश का निवासी था, तो आपको इतना सा याद रखना है ये इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की
तो इसके सामने इसका संस्थापक का नाम दिया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये सही है। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। देव समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ये गलत है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट, ये आप सही से याद करके चलिएगा क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और जो है ये कोलकाता में यानी कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो ये भी जो है मुंबई में स्थापित किया गया था 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। देव समाज की बात करें तो इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी और ये 1887 में स्थापित हुआ था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इसका स्थान था यानी स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके जो संस्थापक थे ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए यह नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सूर्य का बाह्य भाग है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूर्य किरीट यानी कि कोरोना। इसका राइट आंसर ए है। इससे संबंधित तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे। सूर्य का जो बाह्य भाग है ये सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है और सूर्य ग्रहण जब होता है तो हमें कोरोना ही दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना जो है यहीं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, कोरोना ही हमें प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गर्त मतलब ट्रेंच यानी कि खाई। तो अगर हम बात करें हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त की तो उसका नाम है सुंडा गर्त या फिर जिसे जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर भी है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे गहरा गर्त, अगर हम विश्व में सबसे गहरा गर्त की बात करें तो ये है मेरियाना ट्रेंच का जो प्रशांत महासागर का है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी कि मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा सुंडा या जावा गर्त, ठीक है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछा जाए तो आपको याद रखना है प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है। अगर आपसे जाए आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो यूरेशियन जो बेसिन है ये सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर के बहती है? तो देखिए कुछ नदियां दी गई हैं आपको जिनमें से सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है डी यानी कि डैन्यूब। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हैं तो वहाँ पर जो है डैन्यूब एक विशेष लंबाई में बहती है, इसलिए ये कई देशों को क्रॉस करती है। हालांकि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ना कि डैन्यूब नदी है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं डैन्यूब नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। इसका समापन काला सागर में होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 2842 किलोमीटर लंबी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नदी की बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, दूसरी डैन्यूब नदी है। ये सर्वाधिक देश जो हैं कितने 10 देशों से होकर के बहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिन्हें आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है? अगर हम शिलांग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मेघालय की राजधानी है शिलांग और ये स्थित है खासी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि गारो, जयंतिया और खासी तीनों ही पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित हैं, जिनमें से शिलांग खासी पहाड़ियों पर स्थित है। आइए इसे भी देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है और ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज शिलांग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे।
20वां प्रश्न है, कोल्लेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील की अगर हम बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर वी है। तेलंगाना के विभाजन के बाद भी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तेलंगाना की जो है बाउंड्री ये समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। और कोल्लेरू जो झील है ये समुद्र के किनारे पर बनने वाली झील है। देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक तो कोल्लेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, अटापका पक्षी अभ्यारण्य, जो आपसे पूछा जा सकता है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ पक्षी प्रवासी पक्षी हैं, जैसे एक है सारस और दूसरा है ग्रे पेलिकल, ये दोनों ही अकेले इस अभ्यारण्य में प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, जो कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है वहाँ से ये नदी निकलती है। आइए गोदावरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमें जान लेना चाहिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित त्र्यंबकेश्वर जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी के नामों की तो इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। समापन की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारी आपको मेहनत ठीक लगे तो भी आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने जो प्रश्नों को रखा है ये प्रीवियस ईयर के या तो प्रश्न हैं या फिर उनके बेस्ड हमारे बनाए गए प्रश्न हैं। साथ में ही ये इतने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इनको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको आसानी हो और सही से और जल्दी भी याद हो। इसमें 50 प्रश्नों को रखा गया है, लेकिन 50 प्रश्न रखने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि एसएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा है दिल्ली पुलिस, उसमें 50 प्रश्न जीके के आने वाले हैं। तो आप ऐसे समझ के चलेंगे जैसे हम प्रैक्टिस सेट के रूप में इन्हें पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में ही हम यहाँ आपको और बता दें कि यहाँ पर मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड की हिस्ट्री भी है और भारत की भी है, ऐसे ही जियोग्राफी है। साथ में ही आपको यहाँ संविधान देखने को मिल जाएगा। संविधान के बाद में इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, दोनों ही चीज़ों को यहाँ सम्मिलित किया है। और साथ में आपको एक दो प्रश्न जो है ये पर्यावरण पर भी आधारित होंगे और करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी के आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न बन सकते हैं और बने हैं अभी तक, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ मेरा प्रयास यही रहा है इन प्रश्नों को सेट करते समय कि कहीं से कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना और अधिकतर प्रश्न इम्पोर्टेंट हों ताकि आपको एग्जाम में देखने को मिलें। अगला प्रश्न हम करते हैं। तो 22वां जो प्रश्न है ये है, भारतीय संविधान में वर्णित विधि का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि जो विधि का शासन है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर वी है। अब आइए देखते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है इससे हमारे संविधान ने क्या क्या जो है ग्रहण किया है। एक है विधि का शासन, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता। ये कुछ जो है फैक्ट थे जिन्हें हम याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं और साथ में ही जितने फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उन फैक्टों को भी कवर कर लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपके जीके जीएस में काफ़ी नंबर आने की संभावना रहेगी, ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे, भले ही इसके लिए आप किसी और जगह पढ़ें या ना पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? देखिए ये नाम अभी चर्चा में है और ये अभी चर्चा के कारण ये अगले आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 3 की, तो इसमें ये नहीं है। अनुच्छेद जो 1 है इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये तीनों ही आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा
ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। एक तो ये आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में भारत के यानी कि हमारे देश के कितने नाम हैं, तो एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है, ठीक है। और राज्यों का संघ है क्या, ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ये क्या है, तो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 के तहत आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद विधि के द्वारा जो ठीक समझे वह नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना संघ में शामिल करने की शक्ति जो है ये दी गई है, ठीक है। अगर भारत की संसद चाहती है कि हम किसी नए राज्य को या नए क्षेत्र को अपने यहाँ एक नए राज्य के रूप में प्रवेश कर दें या उसको शामिल कर लें, जैसे उदाहरण के लिए आप सिक्किम को याद रख सकते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत इसकी जो है भारत में शामिल किया गया था, तो ये ऐसा संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, और नए राज्यों का निर्माण, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये भारत के ही जो क्षेत्र है वर्तमान में उसी में से चेंज करके कर सकती है, और यहाँ पर जो आर्टिकल 2 के तहत नए राज्य ग्रहण अलग से भी कर सकती है, ठीक है। साथ में ही आपको याद रखना है कि वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकती है, उनकी सीमाओं को चेंज कर सकती है, उसके नामों को चेंज कर सकती है, और ये सभी शक्तियाँ जो है संसद विधि के द्वारा कर सकती है। तो ये सभी शक्तियाँ संसद में निहित हैं। तो ये तीनों ही आर्टिकल्स आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रख के चलेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी, अध्यक्ष थी, उनका नाम था मीरा कुमार। इसका राइट आंसर सी है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखेंगे। देखिए, महिलाओं से संबंधित कुछ फैक्ट जो बन सकते हैं, साथ में ही कुछ अन्य फैक्ट भी जो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो ये मीरा कुमार थी, बिहार से आती हैं, और 15वीं जो लोकसभा थी उसकी ये अध्यक्ष रही थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये सुमित्रा महाजन थी, इंदौर से आती हैं, और ये 16वीं विधानसभा की, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है एम अनंत शयनम अयंगर। तो ये आपसे कुछ फैक्ट थे जो पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आप याद रख के चलेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका आदर्श जो वाक्य है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सत्यमेव जयते आप सभी जानते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर कुछ समय पहले बहस भी हुई थी, तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कुछ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी, और अगर हम इसके वर्णन की बात करें कि भारतीय संविधान में ये कहाँ पर वर्णित है, तो भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है इसका वर्णन है। अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो यतो धर्मस्ततो जय जो है इसका आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। अगर हम इसको बात करें कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये महाभारत से लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। अगर हम बात करें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर है डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप याद रखेंगे इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी, जैसे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम है सुकुमार सेन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया था जीबी मावलंकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इनका नाम था नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। तो देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। भारतीय अधिराज्य और कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ से लेकर के गणतंत्र दिवस तक का जो समय होता है ये भारतीय अधिराज्य के रूप में जाना जाता है। यही यहाँ पर लिखा है, भारतीय अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी तक होती है। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के दिखेंगे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ए। लेकिन आपको याद रखना है कि चंद्रयान 2 जो हमारा 2019 में असफल हो गया था, जो
असफल हुआ था, तो जिसका जो लैंडर था, जहाँ पर क्रैश हुआ था और जहाँ पर अपने चिन्हों को छोड़ा था, उस चिन्ह को नाम दिया गया है, उस पथ चिन्ह को जो नाम दिया गया है, ये तिरंगा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और 23/8/23 ये डेट आपको याद रखनी है, जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला मिशन था, और जिसके साथ ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश था। और अगर बात करें कि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन इजराइल का प्रधानमंत्री बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि छठी बार बेंजामिन नेतन्याहू ये जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से देखा जाए तो। और ये इनका जो संबंध है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लिकुड जो पार्टी है, इसका संबंध लिकुड पार्टी से है। बेंजामिन नेतन्याहू ये छठी बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में लूला डिसिल्वा ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? लूला डिसिल्वा की बात करें तो ये ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है? आप सभी जानते हैं पेले ये दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे, और इनका संबंध अगर हम बात करें तो ये ब्राज़ील से रहा है, यानी कि ब्राज़ील के ये खिलाड़ी थे। देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, जो पेले के नाम से अधिक मशहूर रहे, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। करंट अफेयर्स का ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन मुद्रा यूरो को अपनाकर यूरोपीय संघ का 20वां देश बना है? यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो अगर हम बात करें देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, ये सूरत में शुरू की गई है, यानी कि सूरत गुजरात में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, यहाँ से साइंस के कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। राइट आंसर इसका सी है। देखिए प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी जो है यह दूरी की इकाई है, क्योंकि एक वर्ष में चली गई दूरी है, तो ये दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की खोज करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें महासागर में अगर कोई वस्तु डूब गई है तो उसकी खोज के लिए हम उपयोग करते हैं सोनार का। ठीक है, आप सोनार और रडार में कंफ्यूज नहीं होंगे। सोनार से आप याद रखेंगे सा से सोनार है और सा से समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र यानी कि जल की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि ये सोनार है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। देखिए सोनार के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सोनार जो है इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार अपना जो है कार्य पराश्रव्य तरंगों की सहायता से करता है, ये आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है? जल में कोई डूबी हुई वस्तु है तो उसकी खोज करता है। ठीक है, पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो ये उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की चाल को मापती है। वहीं हम बात करें राडार की तो राडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दूर की वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यह सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में अगर प्रवेश करेगा तो कुछ ऊपर उठ जाएगा। इसका राइट आंसर ए है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए समुद्र का जल जो है ये खारा होता है, जिसकी वजह से नदी के जल की अपेक्षा अधिक घनत्व रखता है। यही कारण है कि जब जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो पिलावन बल लगने लगता है और जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे प्रोगो यानी कि गोल्डस्टीन ने। इसका राइट आंसर ए है। ये शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैंने याद इन्हें ऐसे ही किया था
एक याद रखना है न्यूचे प्रोगो ईजे, न्यूचे प्रोगो ईजे। तो न्यू से है न्यूट्रॉन, चे से है चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। प्रो से है प्रोटॉन, गो से है गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ई से है इलेक्ट्रॉन और जे से है जे जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत और नेप्थलीन की बात करें तो इसका जो मिश्रण है ये दो ठोसों का मिश्रण है, और दो ठोसों के मिश्रण को ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित करने के कारण ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। सब्लिमेशन की अगर हम बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना तरल अवस्था में पहुँचे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट और याद रखेंगे कि ये दो ठोसों को अलग करने की विधि है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सभी जो है ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए भूपर्पटी में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, OC ये लो। ठीक है, तो पहले तो यहाँ इसका प्रश्न का आंसर जान लेते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कितना है तो 46 पॉइंट प्लस कुछ परसेंटेज जो है ये पाया जाता है। अब देखिए भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका घटता क्रम कैसे याद रखेंगे, कम से कम 2 से 3 तो याद रखने ही होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है OCaLO। ठीक है, OCaLO ये आपको याद रखना है। O से है ऑक्सीजन, C से है सिलिकॉन, A से है एल्यूमिनियम और लो से है लोहा। ऑक्सीजन 40.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम की बात करें तो लगभग 8% है और लोहा लगभग 5% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो देखिए जिस जीव का रक्त सफ़ेद होता है उसका नाम है तिलचट्टा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए वह सफ़ेद हो जाता है रेड की बजाय। तिलचट्टा की अगर हम बात करें तो ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह हमें किससे प्राप्त होती है। तो देखिए जो कुनैन है ये हमें प्राप्त होती है सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से। ठीक है, तो ये जो सिनकोना है ये आवृतबीजी पादप है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं कुनैन जो है ये आवृतबीजी पादप सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया की दवाई के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के जो पादप हैं ये अधिकतर कैसे होते हैं, ये मांसल रूप में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, यानी कि आपने देखी भी होगी नागफनी जो क्या है मांसल है और ऊपर इनके जो है मोम जैसी परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको क्या कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इन्हें हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है। लेकिन देखते हैं आगे कुछ ये महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं कौन कौन से पौधे हैं। जीरोफाइट की अगर हम बात करें तो ये शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे हैं, जैसे रेगिस्तान में। हेलोफाइट की बात करें तो नमक युक्त जल या मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइट की बात करें तो ये जल में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट एक होता है जो जल में पौधे उगते हैं और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स जो मिट्टी के बिना कहीं पर भी पौधे उग सकते हैं। एक है लिथोफाइट, ये चट्टानों की सतह पर पौधे उगने की जो विधि है इसे लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये पौधे चट्टानों पर उगते हैं। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। ठीक है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें जंतु कोशिका में एक तो सेल्यूलोज जो है ये नहीं पाया जाता। ठीक है, सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना तो सेल्यूलोज पाया जाता है ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ में ही आपको याद रखना है एक लवक यानी कि जो लवक होता है ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर नहीं पाए जाते। लवक 3 प्रकार के होते हैं, जो हरित लवक होता है ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, बाकी के अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक जो है
ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगर हम बात करें आनुवांशिकता की तो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी तथा कई प्रयोग किए, इसलिए इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो ये होती है यकृत। कौन सी है? लीवर यानी कि यकृत। तो राइट आंसर ए है। ये फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो यकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछें तो ये फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। ये फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्न में से किसकी उपस्थिति है? पीले सफ़ेद रंग का होने का कारण है कैरोटीन, केसीन के साथ कैरोटीन, विशेष करके बीटा कैरोटीन। तो देखिए, अगर हम बात करें गाय का दूध जो है ये सफ़ेद होता है, उसमें पाई जाने वाली केसीन के कारण। अगर हम बात करें सफ़ेद दूध की तो ये केसीन के कारण होता है, लेकिन कैरोटीन जो मिलती है इसमें भी विशेष करके बीटा कैरोटीन, इसकी वजह से हल्का पीला हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन की बात करें कैसीन के साथ कैरोटीन या कैसीन के साथ बीटा कैरोटीन, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भोजन है उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा वसा में होती है। तो इसका राइट आंसर बी है। लेकिन होता यह है कि ये क्रम भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है ये किस में कैलोरी होगी, तो ये होगी वसा में। और अगर हम दूसरे नंबर पर चाहें तो ये होगी प्रोटीन में, और तीसरे नंबर पर आएगा अपना कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें विटामिन की तो इसमें कोई भी कैलोरी प्राप्त हमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब किया गया था? तो देखिए, भारत में 1957 से पहले यानी कि 1 अप्रैल 1957 से पहले चौका प्रणाली चलती थी, जिसमें आठा मतलब आना पाई अठन्नी चवन्नी के नाम से ये जो है चौका प्रणाली चलती थी। लेकिन 1 अप्रैल 1957 से हमने 10वीं की प्रणाली जो है अपनाई है, जिसमें सिक्के जो है 10 के गुणांक में होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसका उदाहरण है? तो अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है, इन दोनों से मिलकर के कार्य करती है। तो ये उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार के साथ साथ राज्य की यानी कि सरकार की भी भूमिका होती हो, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती हो। आपको ऑप्शन में 2 चीज़ों में से कोई भी मिल सकता है, एक तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र वाला, या फिर बाजार और राज्य वाला। तो ये मैंने दोनों को यहाँ पर रख करके समझाने का प्रयास किया है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि उस अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था की इसकी धारणा का श्रेय किसे जाता है? ये धारणा किसने दी थी? तो जो है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ये धारणा प्रस्तुत की गई थी। ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में कमेंट छोड़ सकते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये डिटेल्स में काफ़ी अच्छी वीडियो महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप कमेंट में हमें आगे के सुझाव दे सकते हैं कि हमें ऐसी ही वीडियो 15 से 20 चाहिए, तो हम आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत और समय लगता है। तो आप लोगों का प्रोत्साहन अगर हमें प्रोत्साहित करता रहेगा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए मिलते हैं हम फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।